मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की थी उसी क्रम में आगे बात कर रहा हूँगा। जैसे कि संविधान सभा में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में कोई विवाद नहीं था, यानी कि हिंदी राजभाषा होगी, इस बारे में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। जो संघर्ष और ताप उत्पन्न हुआ वह दो बातों के बारे में था। एक तो वह कि यह अवधि जिसके दौरान अंग्रेजी बनी रहेगी और दूसरी देवनागरी अंकों का प्रयोग होगा, यानी कि कब तक अंग्रेजी रहेगी और देवनागरी अंकों का प्रयोग होगा। राजभाषा से संबंधित भाग का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें 16 सदस्य थे। इनमें डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। किंतु दो सदस्यों ने मुख्य रूप से ये कार्य किया। गोपाल स्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी ने ये काम किया। उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया जिसे अन्य सदस्यों ने अनुमोदित किया। इसीलिए इस बात को मुंशी अयंगर सूत्र कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मुंशी अयंगर सूत्र क्या है, तो ध्यान रखें राजभाषा के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो समिति बनाई गई थी उस समिति में जो भी संशोधन करके जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट का जो पूरा भाग था उसी को मुंशी अयंगर सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगली बात क्या है, मतदाता और चुनाव लड़ने का अधिकार गणतंत्रीय व्यवस्था का बुनियादी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। ये 326 को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के जिसे है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nspс.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है कि अपना मतदाता सूची में नाम ऐड कराया जा सकता है। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है तो वो कैसे 18 साल से उम्र का हो गया और उसके बाद के अंदर वो मतदाता सूची में आना चाहता है तो कैसे अपना नाम इसके अंदर ऐड करा सकता है कि कैसे उसको मतदान करने का अधिकार मिल जाए इसके अंदर। ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संविधान का पहला प्रारूप जो था बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 के अंदर तैयार किया था। ये संविधान का पहला प्रारूप था जो कि बेनेगल नरसिम्हा राव की देखरेख में हुआ था। इसके अलावा दिल्ली में तब के गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में गवर्नर जनरल जो थे उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने 26 जनवरी 1950 को ठीक 10:18 पर भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को ठीक 10:18 पर भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद एक यात्रा निकली थी जिसमें राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के साथ के अंदर उस समय जीप में ब्रिगेडियर जेम्स हिल्टन भी खड़े थे। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। ये जेम्स हिल्टन के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन उनके साथ के अंदर खड़े थे। एक आता है पिंगाली वेंकटैया। असल में भारतीय गणराज्य का 4 शेरों वाला जो राजचिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो ईसा से 250 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। जो भारतीय ध्वज की कल्पना और डिज़ाइन मछलीपट्टनम के किसान पिंगली वेंकटैया ने की तैयार किया था। वे देशभक्ति के जोश में 19 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे और अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध भी लड़ने गए थे। वहीं उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी और 50 से ज़्यादा वर्षों तक गांधी जी के साथ रहे। 31 मार्च 1921 को काकीनाडा में कांग्रेस के सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया था। इसमें केसरिया व हरे पट्टे भी थे। लाल हंसराज ने इसमें अशोक चक्र जोड़ा था। ये ध्यान, लाला हंसराज ने इसमें अशोक चक्र जोड़ा था। फिर गांधी जी ने इसमें सफ़ेद पट्टी जोड़ने का आग्रह किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 के रूप में होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता भी होगा। कानून के मुताबिक ध्वज खादी पर बना होना चाहिए और
जो निर्धारित साइन है ही बनाया जा सकता है जो इसके अंदर है, ध्वज जमीन या पानी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये इसकी संहिता के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन तब के गवर्नमेंट हाउस जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल का था कि दरबार हॉल में पहले राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद ध्वज 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में फहराया था। ये पहला गणतंत्र दिवस था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे उस समय। आज जिस रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत 1955 में हुई है और इसी साल पहली बार राजपथ पर परेड भी हुई थी 1955 के अंदर। 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के किंग्सले, आज का राजपथ, लाल किला और रामलीला मैदान पर होता था। 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और 1965 में पाकिस्तान के खाद्य में कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद मुख्य अतिथि थे। ये अजीब बात है जिसके अंदर कई बार हम सोचते हैं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हुई थी। 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आई थी। 1962 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मार्शल जियानपिंग मुख्य अतिथि के रूप में भी रहे हैं। कुल 166 दिन में संविधान जो तैयार किया गया था उसके बारे में ये सारी स्थितियां हैं। पहले समारोह में 100 से ज़्यादा विमानों ने भाग लिया था, जिसमें लिबरेट, स्पीड फोर्स, डकोट, एस्ट्रेट और हावर्ड जैसे विमान शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने इसी दिन अपना ये नाम अपनाया था। इससे पहले ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाती थी, लेकिन उस दिन इंडियन एयरफोर्स का नाम इसके अंदर आ गया था, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए। भारतीय गणराज्य का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद 1911 में कैप्टन आबिद अली ने किया था। वे आज़ाद हिंद फौज के अफसर थे और नेताजी के एडीसी यानी सैन्य सहायक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस ध्येय वाक्य का चयन किया था। राष्ट्रगान बंगाली में लिखा हुआ था, जिसका अनुवाद भी आबिद अली ने 1911 में किया था। पहले ये आज़ाद हिंद फौज ने अपनाया और वह फौज द्वारा स्वतंत्र कराए गए अर्जी हुकूमत आज़ाद का आधिकारिक गाना था। आर्मी जो थी उसकी हुकूमत आज़ाद का आधिकारिक गाना था। तब इसका नाम था सब सुख चैन, क्योंकि मूल गीत का सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा 1950 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे पूरा गाने में 52 सेकंड का वक्त लगता है। राष्ट्रगान की मौजूदा धुन आज़ाद हिंद फौज के बैंड मास्टर कैप्टन राम सिंह ने सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज के कौमी तराना के रूप में तैयार की थी। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, इसे कौम पर लुटाए जा, जैसे उनके गीत प्रेरणा के गीत बने थे। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और महत्वपूर्ण के मुख्यमंत्री रहते हुए जो हारने वाले जो नेता हैं वो 3 नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। 1962 के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। 1971 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह और 2009 के अंदर झारखंड के शिबू सोरेन। ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने पद पर रहते हुए चुनाव हारे थे। ये आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।